हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील्ड क्राफ्ट के बारे में जो एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ हम फील्ड क्राफ्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 आएगी इस वीडियो की जिसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे बैटल क्राफ्ट को। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फील्ड क्राफ्ट होता क्या है? फील्ड यानी कोई जगह, कोई ज़मीन का टुकड़ा, उसे हम कहते हैं फील्ड। एंड क्राफ्ट यानी एक कला, कौशल जिसे हम कहते हैं। तो फील्ड क्राफ्ट का मतलब कि किसी भी सैनिक या किसी भी कैडेट को ज़मीन के बारे में कितनी नॉलेज है, वो उस ज़मीन को कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, उस चीज़ को हम कहते हैं फील्ड क्राफ्ट। एंड जो प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको एग्जामिनेशन में लिखनी है वो है फील्ड क्राफ्ट उपलब्ध ज़मीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की कला है जिसमें हम अपने को छुपाकर शत्रु पर आक्रमण कर सकें। एंड इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो लिखा है, तो आप लिख सकते हैं। नाउ फील्ड क्राफ्ट के अंडर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो है आर्ट यानी कवर, चालें, मूवमेंट्स, कंसीलमेंट, कैमोफ्लाज, फायर एंड मूवमेंट, दूरी का आप अंदाजा कैसे करेंगे, एंड टारगेट को आप कैसे चिन्हित करेंगे। ये सारे टॉपिक्स फील्ड क्राफ्ट के अंडर आते हैं एंड इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सो आर्ट या कवर होता क्या है? कवर यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे अपने आप को छुपा रहे हैं, चाहे दुश्मन की नज़र से बचने के लिए या उसकी गोलियों से बचने के लिए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं आर्ट यानी कवर। नाउ कवर हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, यह है एक नजरी आर्ट और दूसरा है फायर से आर्ट। नजरी आर्ट यानी कि जो आपको दुश्मन की नज़र से बचाए, उसकी गोलियों से नहीं बचा सकता, उसे हम कहते हैं नजरी आर्ट। और दूसरा है फायर से आर्ट। फायर से आर्ट यानी कि वो आकृतियाँ जो आपको दुश्मन की फायर से भी बचा सकती हैं और उसकी नज़र से भी। ठीक है, जैसे कोई दीवार होगी तो उसके पीछे आप छुप भी सकते हैं और दुश्मन की गोलियों से बच भी सकते हैं। और इसी तरीके से एक बड़ा पेड़ हो गया जो आपको दुश्मन की नज़र से भी बचा सकती है और साथ ही साथ उसकी गोली से भी। सो एक अच्छी आर्ट की विशेषताएं क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई आर्ट अच्छा है या नहीं है? तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो है कि जहां से आप छुपकर दुश्मन के ऊपर आसानी से निगरानी रख सकते हैं, वो मुसीबत के वक्त आप दुश्मन के ऊपर फायर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जहां से आप शत्रु की निगरानी व फायर दोनों से बच सकते हैं और साथ ही साथ आसानी से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवर ऐसी जगहों पर लो जहाँ से आप काफ़ी समय तक आरामदेह स्थिति में रह सकते हैं। सो नाउ कम्स मूवमेंट्स यानी चालें। तो जब भी आप किसी भी दुश्मन के इलाके में होते हैं या किसी भी आप वॉर जोन एरिया में हैं, तो क्या होता है कि उस समय आप एकदम एज अ नॉर्मल पर्सन यानी आप एकदम सीना तान कर नहीं चल सकते। तो उस कंडीशन के लिए, उस सिचुएशन के लिए मिलिट्री में एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप आगे बढ़ते रहें, आप एडवांस होते रहें और साथ ही साथ आप दुश्मन की नज़र से भी बच सकें और उसकी गोलियों से भी अगर पॉसिबल हो तो। मिलिट्री में दो तरह की चालें होती हैं, ये है बगैर हथियार की चालें और हथियार के साथ चालें। बगैर हथियार की चालों की बात करें तो इसमें आती है बंदर की चाल, चीते की चाल, लुढ़कना और पेट के बल चलना। बंदर की चाल की बात करें तो इसमें आप अपने हाथ और घुटनों के बल चलते हैं, जबकि चीते की चाल में आप अपने घुटनों और कूहनियों के बल चलते हैं। लुढ़कना या रोल करना ये सिंपल है, आप अपने पीठ के बल रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड पेट के बल चलना, इसमें आप अपने हाथों के सहारे अपने पेट को घसीटते हुए आगे ले जाते हैं, आप अपने आप को एडवांस करते हैं। तो ये है हमारे पास बगैर हथियार की चालें। नाउ हथियार के साथ मूवमेंट्स की बात करें तो इसमें भी आप सेम जैसे बिना हथियार की चालें हैं वैसे ही आती हैं। फ़र्क ये है कि इसमें आपके पास हथियार होगा तो आपको उस हथियार को कैरी करना है और सिर्फ कैरी ही नहीं करना बल्कि उस हथियार को डैमेज होने से भी बचाना है। नाउ इसमें जो पहली चीज़ आती है वो है चीते की चाल। चीते की चाल में आप क्या करते हैं, आप अपने कूहनियों और घुटनों के बल चलते हैं आगे को। तो इस केस में आपके जो दोनों हाथ हैं वो फ्री रहते हैं, तो आप राइफल को अपने दोनों हाथों में कैरी करते हैं और आगे को एडवांस होते हैं। मंकी की चाल की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपके हाथ और घुटने दोनों के बल आप आगे बढ़ते हैं और राइफल को इस तरीके से कैरी करते हैं कि जो उसकी मजल है वो ज़मीन को ना लगे। तीसरी चीज़ है रोलिंग यानी लुढ़कना। इस केस में आप क्या करते हैं कि अपनी जो राइफल है उसको सीने के बल और दोनों पैरों के बीच में फंसाकर आप आगे को लुढ़कते हैं। एंड जो चौथी चीज़ है वो है साधारण चाल टहल कर चलना। ना ये सिंपल चाल, वो सिंपल चाल नहीं जो आप आम लाइफ में चलते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, आप आगे को एडवांस होते हैं लेकिन थोड़ा पीठ के बल झुककर आप अलर्ट रहते हैं कि कहीं से कोई भी दुश्मन आप पर अटैक ना कर दे। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चीज़ें कैसे दिखलाई पड़ती हैं, हाउ आर थिंग्स सीन्स। ये क्वेश्चन जनरली बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा जो इस क्वेश्चन को टैकल कर रहा होगा तो वो जनरली आंसर लिखेगा कि प्रकाश की वजह से यानी लाइट की वजह से। लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ मिलिट्री के पर्पज़ से पूछा गया है ना कि साइंस के पर्पज़ से। सो मिलिट्री के पर्पज़ से जो चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं वो क्यों दिखलाई पड़ती हैं, उसके कारण है शेप यानी आकार। बहुत सी वस्तुएं जो अपने विशेष आकार से पहचानी जाती हैं, जैसे कोई पेड़ है या कोई इंसान है,
तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से पेड़ कौन सा है और इंसान कौन सा है। इसके बाद आती है चमक यानी शाइन। जितनी भी चमकीली वस्तुएं होती हैं वो आंखों को जल्दी आकर्षित करती हैं और इसलिए वो दिखलाई भी जल्दी पड़ती हैं। इसके बाद आता है शेड यानी छाया। धूप की वजह से जो आपकी ज़मीन या पानी पर जो छाया पड़ती है वो भी आंखों को आकर्षित करती हैं और इससे आप आसानी से दिखलाई पड़ते हैं। इसके बाद आता है सरफेस यानी सतह। सपोज़ धरती के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है और उसमें कोई कौवा आकर बैठता है तो वो कौवा आसानी से दिखाई देगा क्योंकि दोनों की सतह डिफरेंट है। इसके बाद आता है फासला यानी स्पेसिंग। प्रकृति में कोई भी वस्तु निश्चित फासले पर नहीं होती है, इसीलिए जो जवान हैं, जो उनकी गाड़ियाँ हैं या उनके जो तंबू हैं, उनका जो नियमित फासला होता है वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। और इसके बाद आता है हरकत यानी मूवमेंट। तो कोई भी वस्तु आंखों को उतना आकर्षित नहीं करता जितना उसकी हरकत करती है और इसीलिए हरकत की वजह से चीज़ें आसानी से दिखलाई पड़ती हैं। नाउ अब बात आती है कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेज की। देखिए, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट दोनों का मतलब सेम होता है कि हमें अपने आप को छुपाना होता है दुश्मन की नज़र और उसकी फायर से। इन दोनों में जो फ़र्क है वो मेन फ़र्क ये है कि कंसीलमेंट में हम प्राकृतिक चीज़ों के पीछे छुपते हैं, यानी उन चीज़ों के पीछे जो प्रकृति ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की हैं। जैसे कोई बड़ी झाड़ियाँ होगी, घास होगी, कोई बड़ा पेड़ हो गया, इनके पीछे अगर हम छिपते हैं तो इसको हम कहते हैं कंसीलमेंट। एंड जो कंसीलमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका, वो ये है कि हम छुपकर हमला कर सकते हैं या अपने आप को बचा भी सकते हैं दुश्मन की नज़र व उसकी फायर से। एंड कैमोफ्लेज की बात करें तो कैमोफ्लेज में भी हम कंसीलमेंट हासिल करते हैं, यानी हमें छुपना होता है। बस फ़र्क यह है कि इसमें हम प्राकृतिक चीज़ों के बजाय मैन मेड चीज़ें, यानी जो इंसानों ने बनाई हैं, उन चीज़ों का सहारा लेकर उसके पीछे छुपते हैं। जैसे गिली सूट एक कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा फेस पेंट, आपने देखा होगा सोल्जर्स के मुंह पर पेंट लगा हुआ, तो वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो युद्ध की पोशाकें होती हैं, जो सोल्जर्स की जो पोशाकें होती हैं, उनका कलर आपने देखा होगा ग्रीन या ब्राउन होता है, तो वो भी कैमोफ्लेज का काम करती हैं। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेज। दोनों का मतलब सेम होता है कि आपको अपने आप को छुपाना होता है। बस फ़र्क ये है कि कंसीलमेंट में हम नेचुरल चीज़ों के पीछे छुपते हैं, जबकि कैमोफ्लेज में हम मैन मेड चीज़ों के पीछे छुपते हैं। नाउ अब बात आती है कि कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? देखिए, आपको कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों का सेट, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे या आप कुछ गलती करेंगे। तो इसीलिए कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। आपको वर्दी, हथियार और गाड़ियों की जो चमक दमक है तथा उसकी जो रूपरेखा है उसको मिटाकर उसकी शक्ल बदलनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो चमकीली चीज़ें होती हैं वो आंखों को जल्दी आकर्षित करती हैं और इसीलिए आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी लोकेशन है, वो रिवील हो सकती है। इसके अलावा जो छाया है उसका जितना हो सके इस्तेमाल करें, क्योंकि छाया आपको कंसीलमेंट हासिल करने में मदद करती है, वो आपको छिपाने में मदद करती है। इसके अलावा क्षितिज रेखा से बचें। क्षितिज रेखा क्या होती है? क्षितिज एक इमेजिनरी लाइन होती है जो असल में नहीं होती लेकिन हमें प्रतीत होती है। कैसे, देखते हैं। तो देखिए, इस पिक्चर में ये हमारे पास है आसमान और ये है धरती। तो आसमान और धरती को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो असल में नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं क्षितिज रेखा। कैसे, देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, तो इस रेखा को हम कहते हैं क्षितिज रेखा। तो अगर आप इस क्षितिज रेखा पर चलेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो आसानी से रिवील हो जाएगी। दुश्मन को आपके आने की आहट पहले ही पता चल जाए, क्योंकि अगर आप क्षितिज रेखा पर चल रहे हैं तो आप दूर से ही दुश्मन को दिख जाएंगे। नाउ इसके अलावा धीमे चलें, यानी जितने धीरे आप चलेंगे उतनी कम आपकी हरकत होगी और इससे आपका जो कैमोफ्लेज या कंसीलमेंट है वो मजबूत रहेगा। इसके अलावा जो आसपास की भूमि का रंग है उसके साथ मिले। जैसे आप किसी बर्फीली जगह पर हैं तो आपको पता है कि आपके पास जो गिली सूट होते हैं वो हमारे पास 3 रंग के होते हैं, या तो आपके पास ब्राउन रंग का होगा, भूरे रंग का, या ग्रीन रंग का, या आपके पास होगा सफ़ेद रंग का। तो आप बर्फीली जगहों पर हैं तो आपके पास एक कॉमन सेंस है कि वहाँ पर सफ़ेद रंग का यूज़ होगा। उसी तरीके से रेगिस्तान वाले इलाके में भूरे रंग का और जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे हरे रंग का। इसके साथ जो अनावश्यक हरकत हैं वो ना करें, क्योंकि मूवमेंट्स, जो हरकतें होती हैं, वो बहुत जल्दी आंखों को नज़र आती हैं। इसके अलावा पानी में अपनी छाया ना पड़ने दें और कैमोफ्लेज की जो वस्तु हैं उसको समय तथा परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहें। तो ये सारी हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट। नाउ अब बारी आती है दूरी का अंदाज़ा करने की, यानी कि आपको डिस्टेंस करनी है जज। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके पास जितने भी वेपन्स हैं उनकी रेंज अलग अलग होती है, तो आप वहाँ पर फीते से नहीं नाप सकते कि भाई इसकी रेंज इतनी होगी, क्योंकि आप दुश्मन के इलाके में हैं। तो इसीलिए उस समय दूरी का अंदाज़ा करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी वेपन है इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है वो डिफरेंट होती है। किसी की 50 मीटर होती है, किसी की 100 होती है, किसी की 150, किसी की 200, किसी की 400। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग से डिस्टेंस को जज करना पड़ता है और उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं।
नाउ दूरी का अंदाज़ा करने के करीब 6 मेथड्स होते हैं। ये हमारे पास है यूनिट का मेथड यानी इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका। इसके बाद आता है ब्रैकेटिंग विधि और सेक्शन की औसत विधि, और जो दो और आते हैं वो हैं की रेंज मेथड एंड हाल्विंग मेथड। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीसी के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं नहीं, बट फिर भी हम इनको डिस्कस करेंगे। नाउ पहले आता है यूनिट मेथड यानी इकाई का तरीका। तो इसमें क्या करते हैं, आपकी कोई सुविधाजनक इकाई लेते हैं और अपने तथा टारगेट के बीच की दूरी का अंदाजा करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपको इसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी तरफ से एक सुविधाजनक इकाई लेंगे। सपोज आपने लिया 10 मीटर की इकाई, तो वो है 10 मीटर इतना। तो आपने बोला कि इतना 10 मीटर है और आपने अपनी तरफ से इमेजिनेशन किया कि 10 मीटर और आगे करूँगा तो इतना होगा, और इससे आगे थोड़ा और करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास करीब 4 मीटर आएगा। तो इस हिसाब से 10, 10 और 4, इसका मतलब ये 24 मीटर हो गया। तो इसे हम कहते हैं यूनिट मेथड यानी इकाई के तरीके से आप नापते हैं। तो ये हमारे पास हुआ इकाई का तरीका। इसके बाद आता है दिखाई का तरीका यानी अपीयरेंस मेथड। तो क्या है कि जो विभिन्न दूरियों पर जो मनुष्य की शक्ल है, जो इंसान की शक्ल होती है, वो अलग अलग दिखाई देती है। जैसे 200 गज की दूरी पर जो उसका शरीर है, उसके शरीर के सारे भाग साफ दिखाई देते हैं। 250 गज की दूरी पर घुटने के बल खड़े आदमी को फोरसाइट की ब्लेड ढक लेता है। 300 गज पर चेहरे का जो रूप होता है वो धुंधला पड़ जाता है। 400 गज पर जो शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो चेहरा है वो पहचाना नहीं जा सकता, और जो खड़े आदमी को फोरसाइट की ब्लेड है वो ढक लेती है। 500 गज की दूरी पर जो कंधों से ऊपर की जो बॉडी है वो पतला दिखता है, और 600 गज की दूरी पर जो मनुष्य का जो सिर है वो बिंदु की तरफ प्रतीत होता है, और जो कंधों से नीचे का भाग है वो एकदम पतला हो जाता है। नाउ इसके बाद आती है ब्रैकेटिंग विधि यानी ब्रैकेटिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि आप अधिकतम और न्यूनतम जो दूरी है वो नाप लेते हैं और उनका फिर एवरेज निकालते हैं। कैसे, सपोज आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप पहले क्या करते हैं, आप मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लो। तो आपने कहा कि जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है, अधिकतम जो दूरी हो सकती है वो हो सकती है 50 मीटर, और जो इसकी न्यूनतम दूरी हो सकती है वो हो सकती है कितनी, 40 मीटर। तो अब आपके पास 40 और 50 इसकी न्यूनतम और अधिकतम दूरी आ गई है। तो अब आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, यानी 40 + 50 बट्टे में 2 दैट इज़ 45। सो ये हमारे पास 45 मीटर जो आंसर आएगा ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेटिंग विधि से निकाली हुई दूरी। इसके बाद आती है सेक्शन की औसत। सेक्शन एवरेज मेथड क्या होता है, देखिए आपको पता है कि किसी भी सेक्शन में करीब 10 जवान होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि हर जवान से पूछेंगे कि आप बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हर 10 जवान कुछ ना कुछ जवाब देगा, कोई कहेगा 100, कोई 80, कोई 50, कोई कुछ कहेगा। तो उन 10 जवान के द्वारा जितनी भी आपको वैल्यूज़ बताई गई हैं, तो आप उनका एवरेज निकालेंगे, और जो एवरेज निकलेगा वही हमारे पास क्या है, सेक्शन की औसत विधि से निकाली हुई डिस्टेंस है। एंड इन 4 मेथड्स के अलावा जो और 2 मेथड्स हैं वो है की रेंज मेथड एंड हाल्विंग मेथड। तो की रेंज मेथड में क्या होता है कि आप किसी ऐसी वस्तु की सहायता लेते हैं जिसकी दूरी पहले से ज्ञात होती है। जैसे रोड के किनारे जो पिलर लगे होते हैं जिसमें डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, तो उनकी मदद से आप अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं की रेंज मेथड। और हाल्विंग मेथड में क्या होता है कि आप पहले किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाजा करते हैं और फिर उसे दोगुना कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाल्विंग मेथड। नाउ अब आता है क्वेश्चन कि दूरियां कब अधिक आंकी जाती हैं और दूरियां कब कम आंकी जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल करीब एनसीसी ये पूछता है, तो आपको इनके आंसर्स याद होने चाहिए। तो देखिए कब दूरियां अधिक आंकी जाती हैं, तो जिस समय हमारे पास कम प्रकाश होगा तो उस समय दूरियां अधिक आंकी जाती हैं। जब देखने वाले की आंख के सामने सूरज होगा तब दूरी अधिक आंकी जाती है। जब उसका जो टारगेट है, जो उसका लक्ष्य है, उसके मुकाबले जो उसकी नज़दीक की चीज़ें हैं वो छोटी हैं, तब भी वो दूरी ज़्यादा नाप लेता है। ऑल्सो अगर वो घाटी से देख रहा है अपने टारगेट को, तब भी वो क्या कर लेता है, अधिक आंक लेता है दूरी को। और जब वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होगा तब भी वो दूरी को अधिक आंक लेता है। नाउ दूरी कब कम आंकी जाती है, ये आंकी जाती है जब प्रकाश चमकीला हो तथा सूरज देखने वाले के पीछे होगा, तो तब दूरी क्या होती है, कम नाप लेते हैं हम। जब देखने वाले तथा लक्ष्य जो हमारा टारगेट है और जो देखने वाला है उनके उसके बीच में एक दबी हुई ज़मीन होगी, तो उस समय भी वो क्या कर लेता है, दूरी को कम आंक लेता है। जब वो पहाड़ी के नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तब भी वो दूरी कम आंक लेगा, और जब लक्ष्य निकट की वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा तो तब वो दूरी क्या कर लेगा, कम आंक लेगा। तो ये सारे वो रीजंस हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनसीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये थी कंप्लीट जानकारी फील्ड क्राफ्ट चैप्टर से। एंड नाउ आपके सामने क्वेश्चंस है, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, फील्ड क्राफ्ट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अच्छी आर्ट की विशेषताएं बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड चीज़ें क्यों दिखलाई देती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंसीलमेंट और कैमोफ्लाज, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
एंड दूरी कब कम आंकी जाती है और कब अधिक आंकी जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूरी का आप अंदाज़ा कैसे करेंगे, इसकी विधियाँ बताइए। तो आपसे 2 विधियाँ पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी विधियाँ क्या होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस पीछे वीडियो में सॉल्व हैं, तो आप वहाँ जाकर इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। और रही बात बैटल क्राफ्ट की, तो उसकी वीडियो आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एनसीसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द उस पर एक वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।